हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के 20 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे 2 मार्क्स वाला, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह 5 फरवरी के लिए है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है भंवर धारा के उपयोग को लिखे। तो आप लोग को भंवर धारा के उपयोग को लिखना है, तो इसके बारे में समझिए। तो भंवर धारा के उपयोग निम्नलिखित होते हैं। पहला लिखिएगा धारा के मोटर के रूप में। धारा के मोटर के रूप में भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। और सेकेंड नंबर में प्रेरण के बैंक के रूप में, प्रेरण के बैंक के रूप में। उसके बाद प्रेरण के हीटर के रूप में और धारा नियंत्रण में। इतना आप लोग 3 गो लिख दीजिएगा, 4 गो लिख दीजिएगा आप लोग भंवर धारा के उपयोग में, तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो एक बार आप लोग को हम रिपीट करवा देते हैं। पहला पूछेगा आपके एग्जाम में भंवर धारा के उपयोग को लिखे, तो आप लोग लिख देना है कि भंवर धारा के उपयोग निम्नलिखित होते हैं। धारा के मोटर के रूप में, प्रेरण के बैंक के रूप में, प्रेरण के हीटर के रूप में और धारा नियंत्रण में। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके उपयोग को लिखे। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके उपयोग को लिखे। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को बिना तीव्रता में होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। मतलब ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से न प्रकाशीय संकेतों को बिना तीव्रता में होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे ऑप्टिकल फाइबर कहता है। इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद इसका आप लोग को उपयोग पूछा है, तो उपयोग में आप लोग को लिख देना है कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग रोग उपचार में होता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग रोग उपचार में होता है। इसका उपयोग विद्युत संकेतों में होता है और इसका उपयोग विद्युत संकेतों में होता है। इसका उपयोग अपवर्तनांक मीटर में किया जाता है। इसका उपयोग अपवर्तनांक मीटर में किया जाता है। इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोग को पहले ऑप्टिकल फाइबर क्या है इसके बारे में लिख देना है, उसके बाद इसका उपयोग को बताइए। इतना लिख देना, आप लोग को 2 नंबर लिख दीजिएगा। आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आपको पूछा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसको आप लोग को लिख देना है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो आप लोग को लिख देना है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आप लोग लिखना है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आवेश संरक्षण का सिद्धांत को ना मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब हम लोग आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित कर सकते हैं। उसको हम लोग आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोग आराम से पहले इस क्वेश्चन को समझ जाइए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते, बल्कि आवेश को न एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया सकता है। इतना लिखिएगा, 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीका से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कूलाम के नियम की सीमाएं को लिखिए। आप लोग कूलाम के नियम की सीमाएं, तो कूलाम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित होती है। यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। जैसे कूलाम के नियम होता है ना, तो यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। जैसे देखिए, बिंदु ए और बिंदु बी है, तो प्लस आवेश और माइनस आवेश, तो इसका बीच की दूरी क्या है 8। तो यह 2 को बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम होता है जो 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है और यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है प्लस में 8। यह 2 रुका हुआ आवेश के लिए लागू होता है। यह नियम 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। और यह नियम होता है ना जो 10 के पावर माइनस 15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। इतना आप लोग लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, इसको समझते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व, तो किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। जैसे ये लंबाई हो गया, कॉलम है, तो इसकी कॉलम के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होगा ना, ये एकांक लंबाई, मान लीजिए कॉलम लंबा है, तो एकांक लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होगा उसको हम लोग आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा सूचित किया जाता है। और लेमडा बराबर क्यू अपाउंड में एल होता है। लेमडा बराबर फार्मूला होता है क्यू अपाउंड में एल। इतना लिखिएगा, आप लोग इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इसका मात्रक। मात्रक होता है इसका कूलम इंटू मीटर और यह राशि है जो अदिश राशि, मतलब आवेश का रेखीय घनत्व है जो एक अदिश राशि है। और इसका बीमा लिखिएगा ATL इनवर्स। ATL इनवर्स होता है, ATL इनवर्स होगा, यहाँ पर इनवर्स हो जाएगा। आप लोग को रुक जाए समझाते। इसका बीमा होगा, जैसे इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा होगा ATL इनवर्स। ATL इनवर्स होगा इसका बीमा, ATL इनवर्स होगा। ये है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया आवेश का रेखीय घनत्व। तो आप लोग को 5 क्वेश्चन बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। आप लोग को भंवर धारा के उपयोग को लिखे, तो ये भी समझ में आ गया कि भंवर धारा के
भंवर धारा धारा के मोटर के रूप में और प्रेरण के बैंक के रूप में, प्रेरण के हीटर के रूप में और धारा नियंत्रण में किया जाता है। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसकी उपयोग को लिखे। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जो है जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों के बिना तीव्रता में होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे ऑप्टिकल फाइबर कहता है। उसके बाद उपयोग, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग रोग उपचार में होता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग रोग उपचार में होता है। इसका उपयोग विद्युत संकेतों में होता है। इसका उपयोग अपवर्तनांक मीटर में किया जाता है। और उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन था तो ये भी आप लोग को समझा दिए, और आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया। और उसके बाद आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया आवेश का रखी घनत्व। अब छठा नंबर क्वेश्चन में समझते हैं। आवेश के गुण को लिखे। एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार रिपीट किया गया, तो इसको आप लोग मिस मत करिएगा, इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। आवेश के गुण को लिखे। तो आवेश का गुण निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा कि आवेश अदिश राशि है, मतलब आवेश है जो एक अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो आवेश अदिश राशि है। आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्वांटमीकरण कहने का मतलब होता है कि आवेश को अनिश्चित विभाजित नहीं कर सकते। जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन को परवाह कर सकते, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, इसको हम परवाह कर सकते, लेकिन आवेश को अनिश्चित विभाजित नहीं कर सकते हैं। और आवेश का क्वांटमीकरण होता है, और आवेश का संरक्षण होता है। आवेश का संरक्षण का सिद्धांत हम आप लोग को समझा दिए। और आवेश का मात्रक कूलम होता है। आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। और आवेश का सतत होता है। आवेश का सतत होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को 6 नंबर 6 को समझ में आ गया। आवेश के गुण को लिखे। तो आप लोग लिखिएगा कि आवेश अदिश राशि, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, आवेश का संरक्षण होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश का सतत। इतना आप लोग लिख दीजिएगा आप लोग। उसके बाद आप लोग को समझते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, क्यूरी का नियम क्या है। क्यूरी का नियम क्या है। क्यूरी का नियम, क्यूरी का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप की व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्यूरी का नियम कहता है क्या, कि इस नियम के अनुसार ना, इस नियम के अनुसार किसी अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप की व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे क्यूरी का नियम कहते हैं। और इसका के व्युत्क्रमानुपाती 1/T होता है। इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और आप लोग को इसी प्रकार आपके एग्जाम हॉल में लिखना है, तब आप लोग को नंबर बढ़िया मिलेगा। चलिए इधर 8 नंबर क्वेश्चन है, लेजर किरण या लेजर के गुण को लिखे। लेजर किरण या लेजर के गुण को लिखे। तो आप लोग को इसका समझिए, लेजर किरण का गुण निम्नलिखित है। लेजर किरण का गुण निम्नलिखित है। यह लिखिएगा कि यह एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है। यह एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है, इतना लिखिएगा। और इसका रंग, इसका वेग तीव्र होता है। इसका वेग तीव्र होता है। इसका रंग को बदला जा सकता है। इसका रंग को बदला जा सकता है। यह कला संबंध प्रकाश स्रोत से होता है। और यह कला संबंध प्रकाश स्रोत से होता है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिलेगा। पहले लिख दीजिएगा कि यह एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है। इसका रंग वेग तीव्र होता है और इसका रंग को बदला जा सकता है। इसका यह कला संबंध प्रकाश स्रोत होता है। इतना लिखिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, बी मॉड्यूलन क्या है। बी मॉड्यूलन क्या है आप लोग समझाए। तो बी मॉड्यूलन क्या है, तो उच्च आवृत्ति के विद्युत वाहक बल तरंगों को निम्न आवृत्ति के विद्युत वाहक बल तरंगों में बदलने की प्रक्रिया को बी मॉड्यूलन कहते हैं। उच्च आवृत्ति के विद्युत वाहक बल तरंगों को निम्न आवृत्ति के विद्युत वाहक बल तरंगों में बदलने की प्रक्रिया को बी मॉड्यूलन कहते हैं। इतना आप लोग लिखिएगा, आप लोग 10 नंबर समझ में आ गया। उसने 9 नंबर समझ में आ गया। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आप लोग समझते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसको समझिए। तो जब किसी धातु सतह पर न प्रकाश पड़ता है, कोई धातु के सतह, रुकिए आप लोग को हम एगो धातु के सतह दिखा देते हैं। जैसे देखिए एगो धातु के सतह है, ये लाइटर है कि आप लोग देख लीजिए, धातु का सतह है और इस पर प्रकाश पड़ेगा ना, इस पर प्रकाश पड़ेगा तो यह बिखर जाएगा। तो जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु के सतह से प्रकाश किरणों का उत्सर्जन, जैसे धातु का सतह इस पर प्रकाश पड़ गया, तो प्रकाश पड़ा तो इसकी सतह से ना प्रकाश का बिखरना नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग को यहाँ पर देखिए प्रकाश यहाँ पर पड़ा, तो इस चारों बगल आप लोग को बिखरना दिखाई देगा। तो ये उत्सर्जन हो रहा है यहाँ से प्रकाश का, तो इसी को हम लोग प्रकाश के विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम आप लोग को समझा देते हैं। एक्स किरण के गुण को लिखे। एक्स किरण के गुण को लिखे। तो एक्स किरण हमेशा सीधी रेखा में जाती है, और एक्स किरण होता है ना जो हमेशा सीधी रेखा में जाएगी, सीधी रेखा में हमेशा जाएगी। और एक्स किरण प्रकाश की तरह कार्य करता है। एक्स किरण प्रकाश की तरह कार्य करता है। और एक्स किरण होता है जो प्रकाश की तरह कार्य करता है। और एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। एक्स किरण क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इतना आप लोग लिखिएगा, आप लोग को 2 मार्क्स कोई नहीं काटेगा। तो आप लोग को 11 को क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया हुआ, अभी 9 क्वेश्चन और बचा है। तो आप लोग पूरा वीडियो को फुल वॉच करिएगा और इसको 2 बार देखिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। इधर समझते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो इसको समझते हैं। तो किसी चालक का प्रतिरोध R तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के गुणनफल
तथा इसके लंबाई एल के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। मान लीजिए किसी चालक का प्रतिरोध आर है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के गुणनफल तथा इसके लंबाई एल के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं और इसे रो से सूचित करते हैं। मतलब प्रतिरोधकता को हम लोग रो से सूचित करते हैं। रो बराबर फार्मूला होता है आर इंटू ए अपाउंड में एल होता है और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। किसी चालक का प्रतिरोध आर और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के गुणनफल तथा लंबाई एल के अनुपात को हम लोग प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और रो बराबर आर इंटू ए अपाउंड में एल होता है और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है और इसका बीमा एम इनवर्स एल के पावर 3 और टी के पावर माइनस में 3 और ए के पावर माइनस 2 होता है और राशि में यह अदिश होता है। इतना आप लोग को लिखिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा और इसको याद आप लोग जरूर करिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है तो ये आप लोग को समझ में आ गया। और 13 नंबर क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है तो इसको भी आप लोग समझिए। तो किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र रेखा का समाकलन उस बंद वक्र द्वारा क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का म्यूनट गुना होता है। कोई बंद वक्र परित है, देखिए कोई बंद वक्र परित, किसी बंद वक्र परित से न चुंबकीय क्षेत्र रेखा का समाकलन उस बंद वक्र द्वारा क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है और जहाँ एप्सिलॉन नॉट गुना को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और इसका देखिए फॉर्मूला होगा समाकलन बंद वक्र समाकलन है बी इंटू डी एल और म्यू नॉट और आई होगा। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। यह भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको आप लोग जरूर करिएगा क्योंकि 2025 में बायो सावर्त का नियम पूछा है तो 2026 में चांस है कि एम्पियर का परिपथीय नियम पूछेगा तो इसको आप लोग जरूर करिएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय आघूर्ण को समझाए। चुंबकीय आघूर्ण को समझाए तो किसी चालक तार से प्रवाहित धारा और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के गुणनफल को चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। मतलब किसी चालक तार से प्रवाहित धारा और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के गुणनफल को चुंबक का द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं और इसे एम से सूचित करते हैं और चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग एम से सूचित करते हैं। अतः चुंबक के द्विध्रुवाघूर्ण क्या होता है, एम बराबर आई इंटू ए होता है। एम बराबर फार्मूला आई इंटू ए होता है। अतः इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। जितना आप लोग लिख दीजिएगा आप लोग को 2 नंबर जरूर मिलेगा। और अगला है 15 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन को समझिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण को लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण को लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता की नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। यह तरंग एक दूसरे का लंबवत होता है। यह तरंग एक दूसरे का लंबवत होता है। यह तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है और यह विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। इसको हम लोग ध्रुवित भी कर सकते हैं, इसे ध्रुवित कर सकते हैं। इतना आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ अगर आपके एग्जाम पूछेगा 2 को गुण को लिखे तो इसमें से आप लोग 2 लिखिएगा। पहला लिख दीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। यह तरंग एक दूसरे का लंबवत होता है। यह तरंगों में कोई आवेश नहीं होता, इसे ध्रुवित किया सकता है। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग को 15 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। तो आप लोग को हम 15 को क्वेश्चन करवा दिए थे, अब 16 को क्वेश्चन पढ़ाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग को यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के किसी अवरोध से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। कोई अवरोध है, मान लीजिए यहाँ पर रुक जाए, आप लोग को हम समझा देते हैं 1 मिनट। कोई अवरोध है यहाँ पर, इसे जैसे प्रकाश यहाँ पर मान लीजिए कोई अवरोध है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है। यहाँ पर सूरज है, सूरज यहाँ पर सूरज है। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश है, यहाँ आया और यहाँ से मुड़ गया। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मुड़ गया, यहाँ से मुड़ के वापस लौट गया। तो इसी को हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के किसी अवरोध से मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन करते हैं। और प्रकाश का विवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। तो ये 2 को आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग को एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। यह देखिए 17 है, मान लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन है। कूलाम के नियम को लिखिए। कूलाम के नियम को लिखिए। तो इसको समझिए। जब 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। जैसे 2 आवेश हो गया, यहाँ आप लोग समझिए, आप लोग को समझिए, समझाते हैं तो आप लोग बढ़िया से समझिए। 2 आवेश, जैसे एगो ई आवेश हो गया और एक आवेश। यहाँ पर प्लस ए आवेश है, प्लस ए आवेश प्लस बी, और यहाँ पर प्लस देखिए प्लस, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर माइनस में क्यू है और इनके दोनों के बीच की दूरी आर है। तो दोनों आवेश के बीच लगने वाला विद्युत स्थैतिक, 2 आवेशों के बीच, मान लीजिए वो प्लस आवेश है, वो माइनस है, तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत स्थैतिक बल दोनों आवेश के गुणनफल। 2 आवेश है, जैसे Q1 आवेश है और Q2 आवेश,
दोनों आवेश के गुणनफल और इनके बीच के दूरी क्या है 1/r² के समानुपाती होता है, इन दोनों के समानुपाती होता है। और इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और इसको लिखिएगा तो F समानुपाती Q1 Q2 और बटा में r² हो जाएगा। और यहाँ पर ये हटाइएगा तो F बराबर क्या होगा, F बराबर 1/Q1 Q2 और बटा में r² हो जाएगा। इतना, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर करिएगा। तो देखिए कि जब दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होते तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। इसे एफ समानुपाती, यहाँ पर आप लोग चित्र में जरूर लिखिएगा कि दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत स्थैतिक बल ये ए है और ये बी है, ए है और बी है। तो इसका आर है यहाँ पर प्लस में क्यू और माइनस में क्यू। दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत स्थैतिक बल दोनों आवेश के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। एफ समानुपाती Q1 × Q2 समीकरण 1 और एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r² 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एफ व्युत्क्रमानुपाती Q1/Q2 और Q1 × Q2 बटा में r²। और के का मान कितना होता है, जहाँ यहाँ पर इसे एप्सिलॉन हटेगा, ये वाला समानुपाती होगा तो ये बराबर के इंटू में Q1 Q2 अपन में r² होगा। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। तो इसको आप लोग जरूर करिएगा। और ये कूलम का नियम है जो इंपॉर्टेंट है आपकी 2026 के एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के दो में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो गो आवेश, एगो माइनस क्यू आवेश है, एगो प्लस क्यू आवेश है। तो दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं, पी से। और पी बराबर फॉर्मूला होता है Q × 2L। पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q × 2L। और इसका ऐसे मात्रक होता है कूलम इंटू से मीटर, और राशि होता है सदिश। और इसका बीमा क्या होता है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आप लोग को 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अभी 2 क्वेश्चन और है, तो आप लोग को दोनों कंप्लीट करना। अब है अगला क्वेश्चन, समविभवी तल क्या है, इसके गुण को लिखिए। समविभवी तल क्या है, तो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर ना विद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभवी तल कहते हैं। जैसे आप लोग को हम समझा रहे हैं, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, हम आप लोग को समझा रहे हैं। मतलब एगो ऐसा तल जिस पर ना विद्युत विभव का मान समान होता है। मान लीजिए एगो ऐसा तल है, इस तल है, तो इस एक ऐसा तल जिसके न प्रत्येक बिंदु पर, जैसे यहाँ पड़ी प्लस क्यू, यहाँ पड़ी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसको हम लोग समविभवी तल कहते हैं। समविभवी कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, समविभवी तल क्या है, इसके गुण को लिखे थे। देखिए समविभवी तल, तो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभवी तल कहते हैं। तो समविभवी तल को इसको लिखेगा, वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभवी तल कहते हैं। और समविभवी तल के गुण, तो समविभवी तल कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता। समविभवी तल होता है ना जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, और समविभवी तल के दो बिंदु के बीच का अंतर शून्य होता है। और समविभवी तल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य का मान शून्य होता है। इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को चुंबकीय घूर्ण को लिख दीजिएगा। चुंबकीय घूर्ण क्या, इसका ऐसे ही मात्र लिखिए। तो किसी चालक तार से प्रवाहित धारा और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अनुपात को हम लोग चुंबकीय घूर्ण कहते हैं, और इसे एम से सूचित करते हैं। इतना लिख लीजिएगा। और उसके बाद इसके बारे में लिख लीजिएगा। अतः चुंबक का द्विध्रुव घूर्ण एम बराबर क्या होता है, I × A होता है। और इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, बीमा ATL स्क्वायर, एक अदिश राशि। इतना लिख दीजिएगा। आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लोग को इसको देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं। तो पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों का ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है उन्हें पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। उसके बाद आप लोग साइक्लोट्रॉन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग लेजर किरण के गुण, जैसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर करिएगा। और आप लोग को ये क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन हम आप लोग को ग्रुप में दे देंगे, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग को डेली 8 बजे लाइव होगा, और आप लोग को इसी तरह के सब्जेक्टिव कराएंगे। तब तक के लिए जय